नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल के उद्देश्य के लिए जल जीवन अभियान पर बल दिया। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की सभी शाखाओं में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन को औपचारिक मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से दिव्यांगजनों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाने को कहा। सरकार ने कोविड-19 के कारण एनआईटी और केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के पात्रता मानकों में ढील दी। निर्वाचन आयोग ने 7 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव 7 सितंबर तक टाले और असम तथा बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत की आर्थिक वृद्धि का इंजन बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी सरकार अथक अभियान के रूप में जल जीवन मिशन पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने इस जल परियोजना को मणिपुर की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। वाटर प्रोजेक्ट के लिए मणिपुर के लोगों को और विशेष करके मणिपुर की मेरी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत हो रही थी, तभी मैंने कहा था कि हमें पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना तेजी से काम करना है। जब 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंचाना हो तो एक पल के लिए भी रुकने के बारे में सोचा नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में सुरक्षित, पर्याप्त और साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। ये मिशन सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें पानी के लिए जन आंदोलन की पहल की गई है ताकि उसे प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकता बनाया जा सके। भारत में करीब 19 करोड़ घर हैं, लेकिन केवल 24% घरों में ही पाइप के जरिए स्वच्छ जल उपलब्ध है। सरकार ने 1185 बस्तियों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत मणिपुर को धन उपलब्ध कराया है। इन बस्तियों में 1,42,000 से अधिक घर हैं। श्री मोदी ने कहा कि 3,000 करोड़ की ये परियोजना राज्य के लोगों की जीवनधारा बनेगी। अब कुछ दिन के बाद जब राखी का त्योहार आने वाला है, उसके पूर्व मणिपुर की बहनों को ये बहुत बड़ी बेद सौगात की शुरुआत हो रही है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहाँ के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली है। ग्रेटर इम्फाल सहित छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे 1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी, ये जलधारा जीवन धारा का काम करेगी। राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग से धन सहित अतिरिक्त आर्थिक संसाधन के जरिए बाकी घरों को भी पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से पूर्वोत्तर के लोगों की आजीविका को भी प्रोत्साहन मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोकल प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन और उसकी मार्केटिंग के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इन क्लस्टर्स में एग्रो स्टार्टअप्स और दूसरी इंडस्ट्री को हर सुविधाएं दी जाएगी। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को देश और विदेश के मार्केट तक पहुंचाने के लिए हर जरूरी सुविधा भी मिलने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों की सभी राजधानियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जोर शोर से काम कर रही है। बीते 6 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। कोशिश ये है
कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजधानियों को 4 लेन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 2 लेन और गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाए। इसके तहत करीब 3000 किलोमीटर सड़कें तैयार भी हो चुकी हैं और करीब 60,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी में सुधार देश की एक्ट ईस्ट नीति को भी बढ़ावा देगा। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहां के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही, एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये एक तरफ से म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है, वहीं भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी सशक्त करती है। हमारा ये नॉर्थ ईस्ट एक प्रकार से पूर्वी एशिया के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों को और भविष्य के ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म उन रिश्तों का गेटवे है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र के लोगों को केंद्र की तरफ से पूरी सहायता का आश्वासन दिया। नॉर्थ ईस्ट में फिर इस साल भारी बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। अनेक लोगों की मृत्यु हुई है, अनेक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस मुश्किल घड़ी में मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके सभी राज्य सरकारों के साथ जो भी आवश्यकता है हर प्रकार के काम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि इससे मणिपुर के 2,80,000 परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। वृक्षारोपण 2020 अभियान के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में किए गए सुधारों से कोयला क्षेत्र विश्व प्रतिस्पर्धा में टिके रहने योग्य हो गया है। उन्होंने वाणिज्यिक रूप से कोयला खनन की इजाजत देने के केंद्र सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। खदान पर देश का अधिकार है, देश की जनता का अधिकार है। खदान विकास की द्योतक है, परंतु इसके साथ साथ जिस क्षेत्र में खदान जो वहां से विस्थापित किए जाते हैं, इनके कल्याण की भी देश की सरकार को ही सोचनी चाहिए। कोयला का बहुत बड़ा भंडार हमारे यहाँ पड़ा और कोयला हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट कोयला जितना भी होता है वो दुनिया में हमारी अक्षमता को उजागर करता है। आत्मनिर्भरता के नरेंद्र मोदी जी के नारे को चरितार्थ करना है तो कोयले के अंदर सबसे ज्यादा जल्दी खनन कर आयात को लगभग शून्य करना पड़ेगा। श्री शाह ने कहा कि कोयला मंत्रालय 2023-24 तक देश में 1 अरब टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने को कृत संकल्प है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जिला खनिज कोष बनाए जाने से कोयला खदान इलाकों में लाखों लोगों के पुनर्वास में मदद मिली है। श्री शाह ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान के दौरान 6 लाख पेड़ पौधे रोपने की अनोखी पहल से प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के सरोकार का पता चलता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का औपचारिक मंजूरी पत्र जारी कर दिया है। इस आदेश से सेना की 10 शाखाओं में लघु सेवा कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा सकेगा। इन शाखाओं में आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस कोर शामिल हैं। जज एंड एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कोर में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सेना मुख्यालय ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन चयन बोर्ड के संचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। चयन बोर्ड जल्द से जल्द महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने और अन्य प्रक्रिया पूरी करने की कार्रवाई करेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महिला अधिकारियों को सेना की 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन की मंजूरी देने पर सरकार को आज बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये महिलाओं का असली सशक्तिकरण है। दिव्यांगजनों को राशन उपलब्ध कराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से दिव्यांगजनों को अंत्योदय अन्न योजना में शामिल करने को कहा है। दिव्यांगजनों को इस योजना के तहत हर महीने प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा। खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि योजना में शामिल होने वालों की प्राथमिकता के बारे में राज्य सरकार फैसला करेगी। उन्होंने राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी दिव्यांगजन इसके लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। इस बीच राष्ट्रीय दृष्टिबाधित महासंघ ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महासंघ के महासचिव एसके रुंगटा ने बताया कि सरकार के इस फैसले से देश में 2 से 3 करोड़ दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा। ये एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है और हमें विश्वास था कि ये हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है मोदी जी के नेतृत्व में और रामविलास पासवान जी जो खाद्य मंत्रालय के मंत्री हैं, ये हमेशा से संवेदनशील हैं दिव्यांगों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि और सभी जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, चाहे मनरेगा हो चाहे और भी जो हों, वो प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे उनमें भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से वन उत्पादों की निर्बाध आवाजाही होगी। अब नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के द्वारा मोबाइल ऐप से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और मोबाइल ऐप पर ही आपको ई पास मिलेगा। ये जो सुविधा हो रही है, ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा, किसी को मिलना नहीं पड़ेगा, एक ऑटोमेटिक सिस्टम आएगी। ये सब लोगों की मूवमेंट फास्ट होगी और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो होता ही है, लेकिन देश एक तरक्की की ओर जाता है। निर्वाचन आयोग ने 7 विधानसभा क्षेत्रों और 1 संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव इस वर्ष 7 सितंबर तक स्थगित कर दिए हैं। आयोग ने ये फैसला कोविड-19 महामारी और देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने के कारण लिया है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में असम की सिबसागर, तमिलनाडु की तिरुवट्टियूर और गुटियाटम, मध्य प्रदेश की आगर, उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर और टूंडला और केरल की चावारा सीट शामिल है। इसके अलावा 7 सितंबर को ही बिहार की वाल्मीकि नगर संसदीय सीट पर भी उपचुनाव होना था। इन सीटों के अलावा 49 और विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होने हैं। इस संबंध में आयोग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए आयोग की बैठक कल होने की संभावना है। देश में अब तक कुल 7,82,607 रोगी कोविड-19 महामारी से ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 63.18% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने आज कहा कि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 29,557 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले एक दिन में देश भर में 45,720 लोग संक्रमित हुए। अब देश में संक्रमित लोगों की संख्या 12,38,635 हो गई है। पिछले 24 घंटों में महामारी से 1,129 लोगों की मौत हो गई है। अब मृतकों की संख्या 29,861 हो गई है। लेकिन कोविड-19 से मृत्युदर में लगातार गिरावट आ रही है और ये 2.41% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में 3,50,823 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है। अब तक कुल 1,50,75,369 नमूनों की जांच हो चुकी है। परिषद जांच सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर के लिहाज से 85.21% के साथ दिल्ली सबसे ऊपर है। महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या के हिसाब से महाराष्ट्र सबसे आगे है और उसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली और तेलंगाना का स्थान है। देश में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्युदर राष्ट्रीय औसत 2.41% से कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी। ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल के उद्देश्य के लिए जल जीवन अभियान पर बल दिया। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवास को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की सभी शाखाओं में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन को औपचारिक मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से दिव्यांगजनों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाने को कहा। सरकार ने कोविड-19 के कारण एनआईटी और केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के योग्यता मानदंड में ढील दी। निर्वाचन आयोग ने 7 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव 7 सितंबर तक टाले और असम तथा बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सरकार ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई के परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए एनआईटी तथा केंद्र द्वारा वित्त पोषित अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्रता के मानकों में ढील देने का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बताया कि जेईई मुख्य परीक्षा 2020 पास कर चुके परीक्षार्थियों को केवल कक्षा 12वीं पास का प्रमाण पत्र देना होगा। श्री निशंक ने बताया कि सीटें आवंटित करने वाले केंद्रीय बोर्ड ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया है। इन संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75% अंक या प्रवेश परीक्षा में पहले 20 परसेंटाइल में रैंक प्राप्त करना होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा है कि देश में 818 विश्वविद्यालयों में से 603 में परीक्षाएं या तो संपन्न हो चुकी हैं या आयोजित किए जाने की योजना है। आयोग ने कहा है कि 209 विश्वविद्यालयों में पहले ही ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं करवा ली गई हैं। बाकी 394 विश्वविद्यालयों में अगस्त और सितंबर में परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। 6 जुलाई को यूजीसी ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में परीक्षाएं आयोजित करने के दिशा निर्देशों को संशोधित किया था। उत्तर प्रदेश ने प्रतिदिन 55,000 कोविड टेस्ट किए जाने की क्षमता हासिल कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्रतिदिन होने वाले टेस्ट की संख्या और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट से हर रोज होने वाले 20,000 टेस्ट को चरणबद्ध तरीके से 50,000 प्रतिदिन तक पहुंचाया जा सकता है। एक रिपोर्ट। एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से घर घर जाकर सर्वे करने के काम में तेजी लाने और अधिकतम लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करने को कहा। उन्होंने कहा कि जो भी इस स्क्रीनिंग के दौरान संदिग्ध पाए जाएं, उनके रैपिड एंटीजन कोविड टेस्ट कराए जाएं और इसमें पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के तुरंत इलाज का इंतजाम किया जाए। राज्य सरकार प्रदेश में स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने के लिए शनिवार और रविवार को कार्यालय और बाजार बंद करने की घोषणा कर चुकी है। इस विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान के सकारात्मक नतीजे भी मिले हैं। इस अभियान का मकसद कोविड के साथ ही अन्य संचारी रोगों की रोकथाम करना है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्री प्राइमरी के कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति दे दी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र सरकार के नवीनतम आदेश के अनुसार प्री प्राइमरी कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार तक 30 मिनट के लिए दैनिक रूप से आयोजित की जा सकती है, जिसमें शिक्षक छात्र के माता पिता से बातचीत करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। पहली और दूसरी कक्षा के लिए 2 सत्र होंगे जो कुल 30 मिनट चलेंगे। इसमें पहले 15 मिनट के सत्र में अभिभावकों के साथ बातचीत के लिए होगा और दूसरा सत्र छात्रों के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण का होगा। तीसरी से
8वीं कक्षा के हर दिन 45 मिनट के 2 सत्र होंगे तथा कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए हर दिन 45 मिनट के 4 सत्र होंगे। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष कक्षा 9वीं और 11वीं में परीक्षा में असफल रहे छात्रों को दूसरा मौका देने का फैसला किया है और स्कूलों को 7 अगस्त को इन अनुत्तीर्ण छात्रों की मौखिक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा के कटक में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 4 जवानों ने श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा दान किया है। इस प्लाज्मा का दान राज्य में कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरोना के खिलाफ संघर्ष करने वाले इन योद्धाओं की सराहना की है। एक रिपोर्ट। ओडिशा से एनडीआरएफ, ओड्राफ और अग्निशमन सेवाओं के कई जवान पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्पन के बाद बचाव कार्य के लिए तैनात किए गए थे। वहां से लौटने के बाद उनमें से लगभग 295 जवान वायरस से संक्रमित पाए गए, लेकिन इलाज के बाद वो सभी स्वस्थ हो चुके हैं और अब उन्होंने कोरोना के गंभीर मरीजों के जीवन को बचाने के लिए प्लाज्मा दान करने का फैसला किया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक प्लाज्मा दाता तथा एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर नकुल चंद्र मंडल ने कहा, जैसे कोरोना से वो स्वस्थ हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि सभी स्वस्थ हों, इसीलिए उन्होंने प्लाज्मा दान किया है। देने के बाद बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जो है आदमी देने से उसका जान जो है बच रहा है। मतलब लोगों को यही बताना चाहेंगे कि विलिंगली जो देना चाहे, अगर किसी का जान बच रहा है तो अच्छा अनुभव होगा। जिसको इच्छा है वो दे सकते हैं। ओडिशा अग्निशमन सेवाओं के 2 जवानों ने भी प्लाज्मा दान किया है। इसके साथ ही जवानों ने वायरस से ठीक होने वाले लोगों से आगे आकर और स्वेच्छा से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। केरल में कोविड संक्रमण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज कोरोना के 1078 नए मामले सामने आए और 5 लोगों की मौत भी हुई। ये लगातार दूसरा दिन है जब राज्य में एक दिन में संक्रमण के 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में आज से सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इससे पहले प्रशासन ने पूरी घाटी में बांदीपुरा जिले को छोड़कर लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। प्रशासन ने ये फैसला कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लिया है। कश्मीर घाटी में आज कोविड-19 से 6 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 285 हो गई है। वंदे भारत अभियान के चौथे चरण में अभी तक 1197 उड़ानों का कार्यक्रम बनाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इन उड़ानों में से 694 उड़ानें 22 जुलाई तक भारत पहुंच चुकी हैं। इन उड़ानों में लगभग 1 लाख लोग स्वदेश आए हैं। इस चरण के 2 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। So as on 22nd July, under the Vande Bharat mission, a total of 7,88,217 Indian nationals have returned. And this includes 1,03,976 Indians who have returned from Nepal, Bhutan and Bangladesh through land borders. The ministry continues to be in touch with missions on their specific demands for repatriation, and these demands include students who are completing their courses abroad, as well as Indians who have been stranded due to compelling reasons. 22 जुलाई से 31 अगस्त तक एयर इंडिया अमेरिका के लिए एक सप्ताह में 30 उड़ानें, जर्मनी के लिए 4 उड़ानें और फ्रांस के लिए 3 उड़ानों का संचालन करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आओ नमन करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आया। खुशनसीब है वो वीर जो देश के काम आया। कारगिल के वीरों को शत शत नमन। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। ये आकाशवाणी है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। आज ही के दिन 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था।
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने इस अवसर पर देश में प्रसारण से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रसारण ने कई दशकों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। I am very happy that All India Radio and the entire Prasar Bharati family is marking a very special day today, which is National Broadcasting Day. This was the day when the first radio signals were broadcast in India, after which All India Radio got created several years after that. And this is from an era which even precedes independent India. So in that sense, radio and broadcasting has a very long history and legacy, which is older than independent India itself. आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने एक संदेश में कहा कि रेडियो ज्ञान, सूचना और मनोरंजन का प्रभावी तथा विश्वसनीय माध्यम है। उन्होंने कहा कि रेडियो ने कोरोना महामारी के दौरान भी प्रभावी भूमिका निभाई। इस कोरोना काल में जो समर्पित, सश्रद्ध और सचेत उपस्थिति रेडियो ने दर्ज कराई है, उससे न केवल जनमानस का विश्वास रेडियो के प्रति बढ़ा है, वरन एक संवेदनशील जुड़ाव भी दर्ज हुआ है। अपने निज दिन के कार्यक्रम में रेडियो ने श्रोताओं और कोरोना संकट से जूझ रहे आम आदमी के हृदय में हिम्मत और साहस की अनेक संजीवक ध्वनियां प्रत्यारोपित की हैं। जब संचार के अनेक माध्यम दुनिया को कोरोना की भयावहता की छवियां दिखा रहे थे, रेडियो शांतचित्त एकांत में अपनी मधुर ध्वनि के साथ ऐसे दूर गगन में ले जाने को लालायित रहा, जहां न गम थे न आंसू, बस अपने कर्तव्य पथ पर साहस से बढ़ते रहने का हौसला और हिम्मत छिपी थी। असम सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जोर शोर से चला रही है। राज्य में 26 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वर्षा और बाढ़ की घटनाओं में 89 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाने में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने इस दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने आज रंगिया और दारांग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद ये बात कही। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 19 टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के काम में तैनात हैं। 30,000 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बौछार भी हो सकती है। तापमान 25 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार मूसलाधार बारिश हो सकती है। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा। शहर में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में 13 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहेगा। यहां आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहने और शाम के समय हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गिलगित में तापमान 15 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आमतौर से आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से मैं मनीषा खन्ना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल के उद्देश्य के लिए जल जीवन अभियान पर बल दिया। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की सभी शाखाओं में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन को औपचारिक मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से दिव्यांगजनों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाने को कहा। सरकार ने कोविड-19 के कारण एनआईटी और केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के पात्रता मानकों में ढील दी।
निर्वाचन आयोग ने 7 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव 7 सितंबर तक टाले और असम तथा बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।